Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. शुयांग वांगशियान को समझाकर अपने कदमों को विंग के रूम की तरफ बढ़ा चुका था। वही पूरा पार्टी हॉल सन्नाटे में डूब चुका था क्योंकि हर कोई वांगशियान की सच्चाई जानकर अपनी ही जगह फ्रोज हो चुका था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक 4-4.5 साल का बच्चा अपने ओमेगा फादर के या यूं कहा जाए बिग बेबी के तकलीफ़ों का बदला ऐसे तरह से भी ले सकता है। वांगशियान इतना होशियार था कि उसने आज तक इवन विंग को भी ये समझने नहीं दिया था कि वो ऑलरेडी सबकी सच्चाई जानता है। पर वांगशियान शुयांग को बेवकूफ़ नहीं बना पाया था क्योंकि शुयांग और शाओ शिनचैन वांगशियान को तब से जानते थे जब से उसका बर्थ हुआ था। ऊपर से शुयांग ने जब ये जाना था कि वांगशियान विंग को छोड़कर लैंस के पास रहने के लिए रेडी हो चुका था, उसे दाल में कुछ काला तो 100% लगा था। इसीलिए उसने अपने सीक्रेट गार्ड्स थ्रू लैन मेंशन की और लान वांगजी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। और जैसे ही शुयांग को ये पता चला था कि वांगशियान जब से लैंस के हाउस में गया है, एक पल भी वो लैन कुरैन और लैनी को ढंग से जीने तक नहीं दे रहा, तभी शुयांग पूरी सच्चाई समझ चुका था। वो समझ चुका था कि वांगशियान ऑलरेडी सच जानता है और वो सिर्फ अपने बिग बेबी का बदला ले रहा है अपने ग्रेट ग्रैंड मदर और फादर से। खैर, पार्टी हॉल में अभी भी सन्नाटा फैला हुआ था और वांगजी की पूरी नज़रें वांगशियान पर थी, जो अभी फ्लोर की तरफ अपनी नज़रों को गड़ाए वहाँ खड़ा था। वांगजी तो ये जानकर ही शॉक हो चुका था कि वांगशियान ऑलरेडी उसकी पूरी सच्चाई जानता है। ऊपर से शुयांग के लास्ट वर्ड्स वांगजी को डरा चुके थे क्योंकि शुयांग ने वांगशियान को लास्ट में ये कहा था कि वो अभी भी चाहे तो विंग के पास रह सकता है। वांगशियान तो अभी भी विंग के पास रह सकता है, पर अब सवाल सबसे बड़ा ये था कि वांगजी अब वांगशियान के बिना कैसे रह सकता है। भले ही वांगशियान ने उसे तंग किया, उसके घर वालों को परेशान किया, पर सच्चाई तो ये थी कि वांगजी खुद वांगशियान से बहुत प्यार करता था और वो वांगशियान के साथ साथ विंग को भी अपने पास चाहता था। वो अभी यही सोचकर खुश था कि एटलीस्ट उसका बच्चा तो भी उसके पास है। पर जैसे ही शुयांग ने ये कहा था कि वांगशियान चाहे तो अभी भी विंग के पास लौट सकता है, उसकी वो होप भी कहीं ना कहीं उसे धुंधली होती हुई नजर आने लगी थी। उसे अब फिर से विंग और साथ ही वांगशियान को भी खोने का डर लगने लगा था। वांगजी के दिल में, दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल, जवाब और परेशानियां ऑलरेडी चल रही थी। वांगजी बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसी डर में कब उसके कदम आगे बढ़ने लगे और वो वांगशियान के सामने आकर खड़ा हो गया, ये शायद उसने खुद ने भी रियलाइज़ नहीं किया था। वांगजी अनकॉन्शियसली ही वांगशियान के सामने आकर खड़ा हो चुका था और इवन वो वांगशियान के सामने अपने नीज पर तक बैठ चुका था। वहीं दूसरी तरफ रूम में विंग अभी भी गुस्से में था और शाओ शिनचैन उसका फर्स्ट एड करने में लगा हुआ था। अब तक उस रूम में सोंग लैंग, म्या म्या और शुयांग भी पहुंच चुके थे और उन सब का ध्यान सिर्फ विंग पर था, जो अभी भी गुस्से में उबल रहा था। शाओ शिनचैन, जो विंग की हाथों में बैंडेज बांध रहा था, वो विंग के एक साइड बैठा हुआ था। विंग बेड पर बैठा हुआ था, उसके एक साइड ऑलरेडी शाओ शिनचैन बैठा हुआ था। वही दूसरी साइड सोंग लैंग जाकर बैठ जाता है। वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है, तब जाकर कहीं विंग का ध्यान सोंग लैंग की तरफ गया था। सोंग लैंग विंग को अपने छोटी सी स्माइली फेस के साथ देख रहा था। जैसे ही विंग ने सोंग लैंग का वो स्माइली फेस देखा, उसकी नज़रें अपने आप ही नीचे झुक गई क्योंकि सच में आज विंग खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। सोंग लैंग ने बहुत केयरफुली विंग के फेस को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए उसके फेस को ऊपर किया और
अब विंग और सॉन्गलैंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सॉन्गलैंग ने एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके विंग, इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए ना मैं, म्याम्या या शुयांग या शाओ शिनचैन, हम चारों में से कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करता, क्योंकि हम ऑलरेडी तुम्हारी सारी कंडीशंस जानते हैं और तुम हम चारों के लिए भी हमारे लिटिल किड की तरह हो। और रही बात मेरी और म्याम्या के रिश्ते की, तो तुमने उस रिश्ते को अच्छी तरीके से सबके सामने क्लियर कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों पर कोई भी उंगलियां उठाएगा। सो डोंट वरी, और खुद को गिल्टी फील करना तो बिल्कुल बंद कर दो। तुरंत म्याम्या भी आगे आती है और वो भी विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, विंग, जो कुछ भी हुआ उसमें सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आज जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब दुनिया की नज़र में हर किसी की जगह और हर किसी की लाइफ में एक दूसरे की प्लेस हर किसी को समझ में आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता अब हम पांचों के भी रिश्ते पर कोई उंगलियां उठा सकता है। विंग समझ रहा था कि सॉन्गलैंग और म्याम्या उसे कंसोल करने की और कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे थे। विंग अपनी आइज़ को बंद करके डीप ब्रीथ लेता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए एक छोटी सी स्माइल पास करते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड। इतना बोलकर विंग फिर से शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में वांग जी अभी तक वांगशियान के सामने अपने नीज के बल बैठा हुआ था। वांग जी ने अपने दोनों हाथों में वांगशियान के नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ते हुए वांगशियान की तरफ देखा। वांगशियान की नज़र भी अपने पापा की तरफ ही थी। वांग जी ने अपने बच्चे के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में स्ट्रांगली होल्ड करते हुए वांगशियान की तरफ इमोशनल आई से देखते हुए अपनी लो वॉइस में कहा, जानते हो बाबा, मेरा एक बहुत खूबसूरत ड्रीम था कि मुझे भी सुपर हीरो बनना है। ये सुनकर वांगशियान वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं अपने बचपन में अक्सर गिरता पड़ता रहता था और जब भी मैं गिरता था मेरे डैड आकर मुझे उठाते थे, मुझे समझाते थे और मुझे फिर से चलना सिखाते थे। तब से वो मेरी नज़र में सुपर हीरो बन गए। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे मेरा गिरना पड़ना थोड़ा कम हो गया, पर तब भी मेरे डैड की मेरी नज़र में जो सुपर हीरो की इमेज थी ना, वो कभी भी डल नहीं हुई। इवन मैं आज भी उन्हें सुपर हीरो मानता हूँ। और जैसे मैं अपने डैड को अपना सुपर हीरो मानता था, मैं चाहता था, इनफैक्ट हमेशा ये चाहता था कि मेरा बेटा भी मुझे वैसे ही खुद का सुपर हीरो माने। जैसे मेरे डैड मेरे फैमिली को और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे मैं भी अपने फैमिली को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूं। बट यू नो व्हाट, आज की रियलिटी क्या है तुम जानते हो? मैं अपने ही बेटे की नज़र में सबसे बड़ा सुपर हीरो बन चुका हूँ। कोई वैल्यू नहीं है मेरे बेटे की आँखों में मेरी। जो रिस्पेक्ट मेरी नज़र में होती थी ना मेरे फादर के लिए बचपन में, वो रिस्पेक्ट तुम्हारी आँखों में मैंने आज तक अपने लिए नहीं देखी। और इसका रीज़न मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं फेल हो चुका हूँ। मेरे डैड ने मुझे संभाला, इसीलिए वो मेरे लिए सुपर हीरो बन गए। पर उनकी वजह से आज मैं अपने बेटे की नज़र में सुपर हीरो बन चुका हूँ। वो अपने डैड होने की रेस में जीत चुके हैं, पर मैं उस रेस में बहुत बुरी तरीके से हार चुका हूँ। इसका ब्लेम मैं पूरी तरीके से उन पर भी नहीं डालूँगा, क्योंकि जब भी फैमिली की और मेरी बात आई तब उन्होंने दुनिया की नहीं बल्कि अपनी फैमिली का साथ दिया। पर वही चांस
जब मुझ पर आया और मुझे अपनी फैमिली और दुनिया के बीच में किसी को चुनना पड़ा, तो मैंने दुनिया को चुन लिया और अपनी फैमिली को, अपने ओमेगा को और अपने बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी फैमिली पर ना सिर्फ प्यार लुटाया बल्कि अपनी फैमिली पर ट्रस्ट भी किया, और मैंने अपने ओमेगा से सिर्फ बेइंतहा प्यार किया। उस पर ट्रस्ट शायद मैं कभी कर ही नहीं पाया। यही रीज़न है कि मैं हम तीनों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, शायद इतना कि मैं अभी उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर आज इस जान की भी उसे कोई वैल्यू नहीं है। इसका रीज़न जानते हो? क्योंकि जब वक्त आया और उसे सिर्फ मेरे साथ की ज़रूरत थी, तब मैंने उसे वो साथ नहीं दिया। मैं कभी भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, उसके लिए स्टैंड मैंने कभी नहीं लिया। यही रीज़न है कि मैं उसकी नज़र में आज इतना गिर चुका हूँ कि इतनी मिन्नतों के बाद भी मेरा विंग मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं है। उसे खोने का डर कब मुझे जानवर में तब्दील कर चुका था, ये मैं समझ भी नहीं पाया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा, अपने बच्चे की जान की भीख मांगता रहा, फिर भी मैंने उस पर रहम नहीं किया। मैंने ना सिर्फ अपने ओमेगा को बल्कि अपने बच्चे को तक मारने की कोशिश की। इतना बोलकर वांगजी के आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। वांगजी ने खुद को संभाला और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, यू नो व्हाट बेटा, उस दिन तुम्हारे सॉन्ग ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। तुम बेटे तो मेरे ही हो ना, तुम में जो खून है वो मेरा है। परवरिश भले ही तुम्हें विंग ने दी हो, पर खून मेरा है और वो खून असर दिखाएगा ज़रूर। इसीलिए तुम्हारे अंदर भी मेरे सारे बैड हैबिट्स आ गए। रिवेंज लेना, किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, ये सब मेरी हैबिट्स है। इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ये सारी मेरी आदतें हैं। इसीलिए अगर आज तुम मेरी और मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इवन मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग तो बन रहा है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले रहा है, अपने और अपनी बिग बेबी का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। जिस चीज़ में मैं हार गया उसमें एटलीस्ट मेरा बेटा तो भी जीतने की कोशिश कर रहा है। मैं भले ही तुम्हारी मॉम के लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाया, पर तुम एटलीस्ट उसके लिए मुझसे और मेरी फैमिली से रिवेंज लेने की कोशिश तो भी कर रहे हो। पर बच्चे, इन सब चीज़ों में तुम अपनी मॉम को या यूँ कहा जाए अपने बिग बेबी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हो। मैं पहले ही उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ और अब उसके जीने की वजह सिर्फ तुम अकेले हो। अगर तुम भी उससे दूर हो जाओगे तो वो शायद ही जी पाएगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे पढ़ सकता हूँ, वो भले ही कितना भी खुश दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर मैं जानता हूँ कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। इनफैक्ट मैंने उसे पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है और अब जो गलती मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो तुम तो भी मत करो। तुम बदला लेना चाहते हो ना, तो इस दुनिया में अगर तुम्हें किसी से बदला लेना चाहिए या कोई है इस पूरी दुनिया में जिसने तुम्हारे बिग बेबी को हर्ट किया है, तो वो सिर्फ मैं अकेला हूँ। मेरे मॉम डैड की इसमें कोई गलती नहीं है। हर चीज़ में, हर वक्त पर सिर्फ मैं गलत हूँ, क्योंकि उस वक्त वो अपने बेटे को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे थे, वही मैं उस वक्त वो काम नहीं कर सका। मैंने अपने ही बेटे को अपने आप से दूर कर दिया।
और उस गलती की सज़ा देखो मुझे आज तक मिल रही है। जानते हो, छोटों का काम होता है गलतियाँ करना और बड़ों का काम होता है उन गलतियों को समझकर या तो उन गलतियों के लिए छोटे को सज़ा देना या उसे माफ़ कर देना। पर मेरी केस में तो सब उल्टा पड़ चुका है। मैं बड़ा होकर भी तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के सामने गलत हूँ और तुम दोनों भी मुझे सज़ा देना डिज़र्व करते हो और मैं हर वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार भी हूँ, बस एक शर्त पर। बस एक बात मुझे बता दो बेटा, क्या कभी तुम अपने डैड को माफ़ कर पाओगे? और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक भी नहीं हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम चाहो उतना मुझे परेशान कर लो, पर प्लीज़ अपने बिग बेबी को मेरी वजह से तंग मत करो। अगर तुम्हें मुझे सज़ा देनी है ना, तो तुम जो बोलोगे मैं वो हर रोज़ करूँगा। तुम्हें मुझे तंग करना है ना, चाहिए उतना करो, पर प्लीज़ अपने बिग बेबी को सज़ा मत दो। उस मासूम की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है, क्योंकि एक बाप होने के नाते मैं हारा हूँ, पर उसने तुम्हारे मॉम और डैड दोनों की कमी को फुलफ़िल किया है, तुम्हें अच्छी तरीके से रेज़ किया है। इतनी मुश्किलों से लड़ते हुए उसने तुम्हें एक अच्छी परवरिश दी है। इवन उसी ने तुम्हारे खुद के ही फादर से जान तक बचाई है। इसीलिए कभी भी उसे हर्ट मत करो। प्लीज़ बेटा, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। वांगशियान, जो वांगजी की ये सारी बातें कहीं ना कहीं समझ रहा था, उसने अपने फादर को बिना सोचे समझे अभी हक कर लिया था। वही वांगजी, उसकी आंखों से आज आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि आज वो पहली बार अपने आप को पूरी तरीके से लूज़र फील कर रहा था। आज जब उसे पता चला कि उसके बेटे को उसकी सच्चाई पता है ऑलरेडी, तभी वो पूरी तरीके से गिव अप कर चुका था। वांगजी अब अपनी लगभग सारी होप्स खो चुका था। अब वो ये जानता था कि वांगशियान भी उसका सच जानता है, तो वांगशियान भी उसके करीब कभी नहीं आएगा और ना वो विंग को आने देगा। वांगजी का वो कंप्लीट फैमिली वाला सपना का सपना ही रह जाएगा। ये सोचते हुए ही वांगजी को बहुत पेन हो रहा था, पर फिर भी वो अपने बेटे को और अपनी विंग की लाइफ को और सफ़र होने नहीं दे सकता था। सिर्फ इसीलिए वो वांगशियान के सामने आज झुक चुका था। वही दूसरी तरफ सोंगलैंग, शाओ शिनचैन, म्याम्या, शू यांग, ये चारों भी ऊपर से वांगजी की हर एक बात को सुन रहे थे। शाओ शिनचैन ने सोंगलैंग की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट और लो वॉइस में कहा, क्या ये सच में इतना गिल्टी है? शू यांग ने एक डीप ब्रेथ ली और शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी कोई डाउट है? मैंने तुमसे कहा था ना, वो पहले से ही पूरी तरीके से टूटा हुआ है। वो अपनी गलतियों के लिए ऑलरेडी पछता रहा है और आज तो वो पूरी तरीके से हारा हुआ साउंड कर रहा है। सोंगलैंग उन दोनों की कन्वर्सेशन को जॉइन करते हुए कहता है, पर अभी भी क्या तुम्हें लगता है कि विंग उसे माफ़ कर पाएगा? सोंगलैंग का ये सवाल सुनकर शू यांग एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, ये तो विंग डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अब विंग ने वांगजी को माफ़ भी कर दिया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वांगजी ने जो गलतियाँ की हैं उससे ज़्यादा तो अब तक उसने सफ़र कर ही लिया है। एटलीस्ट मुझे तो भी ऐसा ही लगता है, बाकी तो विंग की मर्ज़ी। म्या उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे अगर देखा जाए तो आज वांगजी की बातों में सिंसियरिटी है। वो सच में अपनी की गई गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी है, पर पता नहीं क्यों अभी भी मुझे उसके मॉम डैड की आंखों में
उनके किए के लिए कोई भी पछतावा नज़र नहीं आता। मतलब वांगजी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर चुका है, पर बाकी कुछ लोग अभी भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ शायद नहीं कर पाए। शाओ शिनचैन, जिसकी नज़र अभी भी पार्टी हॉल में थी, वो अपनी लो वॉइस में कहता है, पर जिसकी अकल हमें ठिकाने लगानी थी उसकी तो अकल ठिकाने आ गई ना, बाकियों को हम बाद में भी देख सकते हैं। वैसे मानना पड़ेगा शू यांग, तुम सच कहते थे। ये सच में अपनी हरकतों के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा है। शू यांग एक डीप ब्रेथ इनहेल करते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.